तो बेटा अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम सबसे पहले फिर हमें ये जानना होगा कि ये मोमेंटम क्या है। मोमेंटम को समझने से पहले कुछ एग्जांपल पे बात करते हैं। देखो, जैसे दो व्हीकल है हमारे पास, मैंने दो गाड़ियां ले ली, मैंने दो कार ली, मारुति 800, सिंपल सबसे हल्की सी गाड़ियां मारुति 800, दो कार सेम स्पीड से जा रही है। सामने हमने एक डमी बॉल बना रखी है, ग्राउंड में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो हमने दो बॉल बना दी अलग अलग, और सेम डिस्टेंस से दोनों कार हमारी आएंगी और उस पर टकराती है। दोनों कार सेम मॉडल की हैं, यानी कि जिनका मास सेम रहे, और अलग अलग स्पीड से आ रहे थे। एक ए कार और एक बी कार, ए कार 80 की स्पीड से और सेकंड कार बी कार वो थी हमारी 30 की स्पीड से। दोनों आती हैं और वो बॉल को टक्कर मारती हैं। तो क्या लगता है किस कार की टक्कर से ज्यादा डैमेज होगा? ऑब्वियसली बात है ए कार, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, ज्यादा स्पीड से थी तो ज्यादा टक्कर मार देती है, ज्यादा डैमेज कर देती है। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, अब इसी चीज को दूसरे उसमें हम देखते हैं। एक हमारे पास ये मारुति की 800 कार है, और दूसरी हमने एक बड़ी गाड़ी ले ली, एक हैवी ट्रक ले लिया। दोनों में मास में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। लेकिन अब क्या था कि दोनों सेम स्पीड से टकराएंगे, सेम बॉल। अब दोनों के दोनों व्हीकल, एक ट्रक और एक कार, दोनों के दोनों ही 20 की स्पीड से जा रहे हैं या 30 की स्पीड से जा रहे हैं, और उन्होंने इसको स्ट्राइक किया, उन्होंने उसको टक्कर मारी। अब किसमें ज्यादा डैमेज होगा? अब तो स्पीड सेम रखी थी ना हमने, स्पीड सेम थी, तो अब किसमें डैमेज ज्यादा हुआ? निश्चित तौर से कि हमारे ट्रक के थ्रू। तो ट्रक की टक्कर से ज्यादा डैमेज होगा। ठीक है, तो ज्यादा इंपैक्ट किस चीज का पड़ा? दोनों केसों में अगर हम देखें तो पहले केस में मास बराबर था, मास इक्वल था, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग थी, तो ज्यादा वेलोसिटी ने ज्यादा ज्यादा इफेक्ट डाला। सेकंड केस में क्या हुआ? मास, क्योंकि स्पीड सेम रखी लेकिन मास में डिफरेंस था, तो ज्यादा मास वाले ने ज्यादा इफेक्ट डाला। इसका मतलब इंपैक्ट के लिए, एक फोर्स के लिए कौन जिम्मेदार हुआ? दो बातें, एक मास और एक वेलोसिटी। यानी मोशन में दो क्वांटिटी हमारी इन्वॉल्व हो रही हैं, मोशन में, मोशन के इफेक्ट में, मोशन के इंपैक्ट में, मास और वेलोसिटी। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। इस क्वांटिटी को हम कहते हैं मोमेंटम। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम हमारा क्या हुआ? अगर हम मैथमेटिकली देखें तो मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। मैथमेटिकली इसको ऐसे देखेंगे। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, मास m, वेलोसिटी v। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बन जाता है इसमें। तो p इज इक्वल टू m इंटू v। अब अगर आप यूनिट की बात करो तो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, देखो, किलोग्राम, मास के लिए किलोग्राम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट ऑफ मोमेंटम।
तो मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, ये हमारा मोमेंटम है। मोमेंटम की अगर हम और एग्जांपल देखें, मैं और एग्जांपल दूं तुम्हें, जैसे आप समझो कि एक हमारे हाथ में एक बुलेट है, एक बंदूक की गोली, हाथ में बंदूक की गोली लें और हम अ, कोई भी सामने एक वॉल है या ग्लास की शीट है और हम उस पर फेंक के मारते हैं, फेंक के मारा, तो क्या वो उसको डैमेज करेगी? नहीं करेगी। वो सेम वो ही वर्क करेगी जैसे उसी मास का कोई हमारे हाथ में स्टोन होता, कोई पत्थर होता, तो वो अगर हम फेंकते हैं तो वो वही इफेक्ट डालेगी जो वो एक पत्थर डालता। लेकिन अगर उसी बुलेट को हमने गन में लगाया और तब हमने सामने वॉल पर या जो ग्लास की शीट है हमारे बुलेट पे फायर किया, तो क्या होगा? वो उसको ज्यादा डैमेज करेगी। ठीक है। बॉर्डर पर हम बॉर्डर पर अगर सैनिक बंदूक की गोली हाथ में लेकर दुश्मनों के ऊपर फेंक फेंक के मारेंगे, तो क्या वो दुश्मनों को हर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन जब वो उसी को गन में लगाकर फायर करते हैं, तब वो ज्यादा इंजर करते हैं, ज्यादा हर्ट करते हैं, इवन मर भी जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? जबकि बंदूक की गोली तो वही थी, चाहे हम फेंक के मारे या हम गन में रख के मारे, तो उसका रीजन सेम है। स्पीड का, स्पीड जितनी ज्यादा थी, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मोशन उतना ज्यादा था, जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन उतना ज्यादा इंपैक्ट। एक टमाटर लिया मैंने और एक हाइट से मैंने उसको छोड़ा, ठीक है। अब उस टमाटर को देखो क्या हालत हो गई। दूसरा टमाटर लिया सेम साइज का, उसको मैंने फेंक के मारा, जोर से मारा, अब उसकी हालत देखो क्या हो गई, क्या हो जाएगी? ज्यादा डैमेज हो गया, ज्यादा पिचक गया। क्यों? क्योंकि स्पीड ज्यादा थी, स्पीड का रोल था। ठीक है। कोई अगर कम हाइट से नीचे गिर जाता है, छोटी सी एक बॉल थी, बाउंड्री बॉल, उसमें से कोई नीचे गिर गया, ज्यादा चोट नहीं लगी। अब वही पर्सन अगर किसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से या सेकंड फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से गिरता है, तो थोड़ी ज्यादा चोट लगेगी। सेकंड फ्लोर से गिरेगा और ज्यादा चोट लगेगी। और अगर फिफ्थ सिक्स फ्लोर, जितनी ज्यादा हाइट से गिरेगा उतना ज्यादा डैमेज होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा हाइट थी उतनी ज्यादा स्पीड से नीचे आ रहा है, जितनी ज्यादा स्पीड से आएगा ज्यादा डैमेज। तो ये था हमारा मोमेंटम की बात, ये बात थी हमारी क्वांटिटी ऑफ मोशन की बात। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट rate of change in momentum is directly proportional to applied force, and this rate of change in momentum take place in direction of applied force. तो हमने बोला कि rate of change in momentum is directly proportional to applied force. Rate of change in momentum मतलब change in momentum अपॉन टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ मोमेंटम में। और चेंज से क्या मतलब हुआ? फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम।
फाइनल मोमेंटम को हम P2 से शो करेंगे और ये P1 अपॉन T, फोर्थ को हम F से डिनोट करेंगे। अब अगर हम T2 यानी कि फाइनल मोमेंटम, अब मोमेंटम में चेंज, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मोमेंटम था हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी, तो बाद की वेलोसिटी हम v ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी u। तो ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, यहां पर आप m को कॉमन ले सकते हो, v माइनस u अपॉन t, v माइनस u अपॉन t। ध्यान आया कुछ? ये होता है एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। और हमें पता ही है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वल लेते हैं, तो कोई हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है। यहाँ पे हमने k लिया और एक्सपेरिमेंटली यहां पर k की वैल्यू हमारे पास 1 रहती है, तो F इज इक्वल टू m इंटू a। तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन आती है F इज इक्वल टू ma। तो ये हमारा सेकंड लॉ। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के डेली लाइफ में क्या इसके रोल है। देखो, इसमें सबसे एक सिंपल सा हमारा एग्जांपल होता है कि देखा हुआ तुमने कि जब भी हम क्रिकेट खेलते हैं, जब भी आप लोग क्रिकेट खेलते हो या आपने क्रिकेट देखा हो, मैच देखा हो, तो आपने देखा होगा कि बॉल आई और कैच करते हैं तो क्या हुआ, हम अपने हाथ को पीछे लेके जाते हैं। फील्डर है, जैसे कैच करी हाथ को पीछे लेके गया। तो ये अपने हाथ को पीछे क्यों लेके जाते हैं? कई कई केसों में तो क्या होगा कि फील्डर बॉल को लेकर, और खासतौर पर विकेट कीपर बॉल को लेकर वो एक आध कलाबाज दिखा जाता है। क्यों करता होगा? यहां पर भी साइंस का रोल है। देखो, इसमें एक सिंपल सी बात हम समझते हैं कि जब भी कोई शॉट लगती है तो बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। अब बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा है और जब हमने बॉल को कैच किया तो स्पीड एकदम जीरो कर दी, एकदम रुक गई बॉल। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि अगर हम ये माने कि बॉल का मास हमने लिया 0.1 kg, 100 ग्राम की बॉल मान के चल रहे हैं, और वेलोसिटी हमने ले ली मानो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से शॉट लगाया। अब बॉल 100 की स्पीड से आ रही है तो उसका मोमेंटम कितना होगा? इसको हम u से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मोमेंटम कितना है? मोमेंटम का फॉर्मूला m इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी, 0.1 इंटू 100, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इतना। अब सेकंड केस में क्या हुआ? बॉल रुक गई, कैच कर लिया, रेस्ट पर आ गई। रेस्ट पर आएगी तो सेकंड केस में वेलोसिटी 0, मास तो सेम रहेगा। तो m इंटू v हमने अप्लाई किया, मास 0.1 लेकिन वेलोसिटी 0, तो मोमेंटम हमारा 0 हो गया। चेंज कितना आया? तो मोमेंटम में चेंज, तो चेंज इन मोमेंटम P1 माइनस P2, क्योंकि चेंज निकालना है ना, तो जो बड़ी वैल्यू है उसमें से हमने छोटे वैल्यू को माइनस कर दिया, तो ये आएगा हमारे पास 10 माइनस 0 यानी कि 10। तो ये 10 का हमारे पास मोमेंटम में चेंज आ गया। अब हमें एक बात पता है कि फोर्स ये होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज को हम डेल्टा पी से डिनोट कर लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम।
अब समझने की बात, देखो चेंज तो हमारे पास 10 हो रहा है अपॉन में टाइम। अब यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात। अब बॉल को आपने रोकना है, आपने कैच किया। अब एक तो तरीका था, हम आगे खड़े हो गए, बॉल आई सीधा यहां पर आते हाथ में आके रुक गई, टाइम 1 सेकंड से भी कम लगा, 1 सेकंड मान लेते हैं, तो टाइम लगा हमारा 1 सेकंड, हमने एकदम रोक दिया। तो फोर्स कितनी आ गई हमारे पास? 10 न्यूटन की। दूसरा केस देखते हैं, हमने टाइम ले लिया 2 सेकंड का बॉल को रोकने में, या हमने टाइम लिया 4 सेकंड, या हमने टाइम लिया 5 सेकंड, या हमने और भी ज्यादा टाइम ले लिया, हमने 10 सेकंड ही ले लिया। अब समझना, यहां पर कितनी फोर्स अप्लाई हुई? 5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन, 2 न्यूटन, और ये 1 न्यूटन। अब तक रिजल्ट हमारे सामने है। जितना ज्यादा टाइम हम ले रहे थे, उतनी कम फोर्स अप्लाई हो रही है। फोर्स कहां अप्लाई हो रही है? हमारे हाथों पर, हमारे हाथों पर, ठीक है, क्योंकि बॉल हमने अपने हाथों में रोकी, तो जो जो मोमेंटम में चेंज आया वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल था। तो उस बॉल ने कितनी फोर्स अप्लाई करी? उसने 1 सेकंड में बॉल रोक देने पर 10 न्यूटन की, और जब 10 सेकंड का टाइम लिया तो 1 न्यूटन की। तो इसीलिए जब भी बॉल को कैच करते हैं तो हम अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हैं, जिससे कि बॉल को रुकने में टाइम मिल जाए। तो ये हमने टाइम स्पेंड बढ़ा दिया, हमने उसका टाइम बढ़ा दिया। जितना ज्यादा टाइम, उतना कम फोर्स अप्लाई होगी। क्लियर है? इसी में दूसरा एग्जांपल देखो। देखो जो लॉन्ग जंप करते हैं, जो हाई जंप करते हैं, तुमने देखा होगा कि लॉन्ग जंप या हाई जंप में नीचे गद्दे बिछे होते हैं। गद्दे क्यों बिछाते हैं? या जो लॉन्ग जंप है वहां पर सैंड को क्यों बिछा दिया जाता है? मिट्टी को थोड़ा लूज क्यों कर दिया जाता है? वो इसीलिए कि जब भी हम वहां पर कूदते हैं, या हाई जंप है तो हम ऊपर से नीचे गिरेंगे वहां पर आकर, तो जैसे ही हम कूदते हैं तो हम चूंकि मोशन में है, प्लेयर भागता हुआ आ रहा है, मोशन में है, वो जंप करता है, मोशन में था, एकदम रुक गया, जैसे कूदेगा नीचे टच होगा ग्राउंड से, रुकेगा। अब अगर वो एकदम रुक गया तो चोट ज्यादा लगेगी, क्योंकि सेम केस, वेलोसिटी एकदम 0 हुई, टाइम बहुत ही कम हुआ, तो फोर्स ज्यादा। लेकिन अगर हम इस टाइम को बढ़ा दें, टाइम कैसे बढ़ाएंगे? हमने वहां पे गद्दे रख दिए, हमने वहां पे सैंड की लेयर लगा दी, अब उसमें क्या हम नीचे धंसेंगे, रुकने में टाइम लगेगा, टाइम मिल गया रुकने में, चोट कम लगेगी, हर्ट कम होंगे। ठीक है, तो बॉल को कैच करते समय हम क्यों पीछे लेके आए, बात क्लियर हो गई है। देखो सेम यहां पर कार वाले केस में हम देखें, अगर व्हीकल के केस में देखें कि जब भी कोई व्हीकल अगर किसी चीज से टकरा जाता है, टकरा गया तो क्या वो स्पीड ज्यादा थी, जैसे ही टकराएंगे एकदम रुका, एकदम रुका, तो फोर्स ज्यादा अप्लाई हुई, और फोर्स ज्यादा अप्लाई हुई तो डैमेज ज्यादा हुआ। यही कारण है कि कार में सीट बेल्ट का भी यूज किया जाता है। यही बात हमने लॉ ऑफ इनर्शिया वाले में भी देखी थी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी वहां पर रोल अपना प्ले करता है, और मोमेंटम वाला लॉ भी यहां पे रोल प्ले करता है।